नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक सफर पर चलते हैं और राजस्थान के अतीत की सबसे शानदार गैलरी में कदम रखते हैं। हम गहराई से ये समझने वाले हैं कि आखिर इतिहास को असल में किस तरह से दर्ज किया गया था। ध्यान रहे, ये किसी साधारण किताब की कहानी नहीं है, बल्कि उन पत्थरों की कहानी है जो सदियों बाद आज भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, आखिर हमें राजस्थान के इतिहास की सटीक जानकारी मिलती कहाँ से है? इतिहास की किताबें पढ़ने से पहले किसी न किसी को तो उन सुरागों को जोड़ना ही पड़ा होगा जो सदियों पहले पीछे छूट गए थे। चलिए इस रहस्य को एक साथ सुलझाते हैं। आज के हमारे मुख्य विषय कुछ इस प्रकार हैं। पहला, इतिहास के स्रोत। दूसरा, प्राचीन शिलालेखों को डिकोड करना। तीसरा, सबसे पुराने पत्थर के रिकॉर्ड। चौथा, मेवाड़ के स्तंभ। पांचवा, दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति। और छठा, मंदिर और युद्ध के रिकॉर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 1, इतिहास के स्रोत, यानी एक इतिहासकार का टूल किट। हमारे पास साक्ष्यों के 3 मुख्य स्तंभ हैं और सच कहें तो इन्हीं पर प्राचीन राजस्थान का पूरा ज्ञान टिका हुआ है। पहला है पुरातात्विक सामग्री, जिसमें शिलालेख, सिक्के और मृद भांड यानी मिट्टी के बर्तन आते हैं। दूसरा स्तंभ विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों का है, जैसे कर्नल जेम्स टॉड, गौरीशंकर हीराचंद ओझा और मोहनोत नैणसी, जिन्हें राजस्थान का अबुल फजल भी कहा जाता है। और तीसरा स्तंभ है साहित्यिक ग्रंथ, जिनमें बौद्ध या जैन धर्म के ग्रंथ और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जैसे बेहद महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं। भाग 2, प्राचीन शिलालेखों को डिकोड करना, पत्थरों को पढ़ने की कला। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन प्राचीन अभिलेखों को यूं ही नहीं पढ़ा जाता, बल्कि इसके अध्ययन के लिए एक पूरा विज्ञान है जिसे एपिग्राफी कहते हैं। भारत में सबसे पहले अभिलेख लिखवाने का श्रेय सम्राट अशोक को जाता है। और कमाल की बात देखिए, उन्हें ये प्रेरणा कहीं और से नहीं बल्कि ईरान के राजवंशों से मिली थी। इस पूरी ऐतिहासिक गैलरी को सही से समझने के लिए एक बुनियादी फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ है शिलालेख और दूसरी तरफ है प्रशस्ति। प्रशस्ति किसी वंश या व्यक्ति विशेष की तारीफ में, यानी उन्हें विशेष सम्मान देने के लिए लिखी जाती है, जबकि शिलालेख सामान्य ऐतिहासिक लेख होते हैं जो हमें अक्सर मंदिरों की दीवारों, तालाबों के किनारे या बावड़ियों पर उकेरे हुए मिल जाते हैं। सिर्फ पत्थरों को ही नहीं, बल्कि पुरातत्वविदों को मिट्टी के बर्तनों, जिन्हें मृदभांड कहा जाता है, उनकी परतों को भी पढ़ना पड़ता है। ये बिल्कुल समय के पहिए को समझने जैसा है। सबसे निचले स्तर में लाल या काले रंग के साधारण बर्तन मिलते हैं। फिर मध्य स्तर में मुख्य रूप से काले रंग के साथ थोड़ा लाल रंग दिखता है, और जब हम उच्च स्तर पर आते हैं तो वहां चित्रित धूसर मृदभांड पाए जाते हैं। ये सच में परत दर परत इतिहास को हमारे सामने खोल कर रख देता है। भाग 3, सबसे पुराने पत्थर के रिकॉर्ड, शुरुआती सुरागों की खोज। जरा सोचिए कि ये पत्थर के सुराग कितने पुराने हो सकते हैं। शुरुआत करते हैं 443 ईसा पूर्व के बड़ली के शिलालेख से, जो राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख माना जाता है और भिलोट माता मंदिर से मिला था। फिर आती है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, जहां से हमें घोसुंडी का शिलालेख मिलता है। ये वैष्णव या भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीन प्रमाण है। और फिर 1837 में भाब्रूस शिलालेख की खोज हुई, जिसका सीधा नाता सम्राट अशोक से है। ये सब मिलकर सदियों के धार्मिक और राजनीतिक बदलावों का एकदम सटीक नक्शा पेश करते हैं। भाब्रू शिलालेख के बारे में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि कैसे एक अकेला पत्थर किसी सम्राट की विशाल पहुंच और उसकी निजी आस्था दोनों की गवाही दे सकता है। कैप्टन बर्ड को 1837 में बीजक की पहाड़ी से जो शिलालेख मिला, वो साफ साफ साबित करता है कि अशोक मगध के राजा थे और एक समर्पित बौद्ध अनुयायी थे। इसमें तो स्पष्ट रूप से बौद्ध त्रिरत्नों बुद्ध, धम्मा और संघ का भी उल्लेख है। आज ये ऐतिहासिक चट्टान कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित रखी गई है। लेकिन इतिहास में हमेशा सब कुछ सुरक्षित नहीं रहता। जरा सोचिए, प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने एक अमूल्य प्राचीन कलाकृति को समुद्र में क्यों फेंक दिया? ये इतिहास की कहानी में एक बहुत बड़ा और हैरान करने वाला मोड़ है। मानमोरी शिलालेख, जिसमें पूरे मौर्य राजवंश का इतिहास दर्ज था, उसे उन्होंने केवल इसलिए समुद्र में फेंक दिया क्योंकि वो उनके इंग्लैंड जाने वाले जहाज के लिए बहुत भारी हो रहा था। ये सोचकर ही सहरन होती है कि उस एक फैसले से कितना कुछ हमेशा के लिए पानी में डूब गया। भाग 4, मेवाड़ के स्तंभ, विजय और प्रशंसा के स्मारक। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की कहानी किसी एक इंसान की नहीं है,
बल्कि ये एक बहुपीढ़ीगत मेहनत का नतीजा है जो पिता से पुत्र को सौंपी गई। अत्रि भट्ट ने इस शानदार संस्कृत प्रशस्ति को लिखना शुरू किया था, लेकिन इसे पूरा करने से पहले ही उनका निधन हो गया। इसके बाद उनके पुत्र महेश भट्ट ने इस स्मारकीय कार्य की जिम्मेदारी उठाई और इसे अंतिम रूप दिया। ये 9 मंजिला ऊंचा स्तंभ सिर्फ वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना नहीं है, बल्कि अगर ध्यान से देखें तो ये महाराणा कुंभा की सैन्य और कलात्मक प्रतिभा का एक विशाल पत्थर का दस्तावेज है। इसमें गुहिल वंश से लेकर कुंभा तक का पूरा इतिहास दर्ज है। कुंभा की शानदार उपाधियां जैसे राणो रासो, हालगुरु और अभिनव भट्टाचार्य इसमें साफ साफ लिखी हैं। मालवा और गुजरात पर उनकी जीत के अलावा उनके रचे गए संगीत ग्रंथों, खासकर 5 भागों में बटे संगीत राज और सूड प्रबंध जैसे ग्रंथों का भी यहाँ पूरा ब्यौरा मिलता है। कहा जाता है कि पत्थर कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन उन पर उकेरने वाले लोग कभी-कभी अपने ही पूर्वजों के तथ्यों में भारी गलती कर सकते हैं। कुंभलगढ़ प्रशस्ति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जो बिल्कुल सही है। लेकिन ये प्रशस्ति एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक गलती भी करती है, जब ये दावा करती है कि गुहिल कालभोज यानी बप्पा रावल के पुत्र थे, जो कि सरासर गलत तथ्य है। भाग 5, दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति, राजसमंद झील का महाकाव्य। 25। जी हाँ, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 1676 ईस्वी में राज प्रशस्ति को उकेरने के लिए ठीक 25 विशाल काले पत्थर की शिलाओं का उपयोग किया गया था। राजसमंद झील की पाल पर रखी ये 25 शिलाएं आज भी अपने आप में एक अद्भुत रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। महाराणा राज सिंह द्वारा बनवाया गया झील के किनारे मौजूद ये ज्ञान का भंडार हमें शाही विवाहों, मौतों और बड़े राजनीतिक समझौतों के बारे में ऐसी जानकारी देता है जो कहीं और मिलना नामुमकिन है। ये आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। जरा सोचिए, इसमें 1106 संस्कृत श्लोक हैं जो 24 सर्गों यानी अध्यायों में बटे हैं। रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा लिखी गई ये प्रशस्ति 1615 की ऐतिहासिक मुगल मेवाड़ संधि को भी रिकॉर्ड करती है। और एक बहुत ही खास बात, इसके अंतिम 3 अध्याय बाद में महाराणा जयसिंह ने जुड़वाए थे, ताकि औरंगजेब के साथ हुई संधियों और महाराणा राज सिंह की मृत्यु का भी रिकॉर्ड रखा जा सके। भाग 6, मंदिर और युद्ध के रिकॉर्ड। ईश्वर के घर में इतिहास। उदयपुर के जगदीश मंदिर को सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है, और यहीं पर मौजूद है जगन्नाथ प्रशस्ति, जिसने हल्दी घाटी के महाकाव्य युद्ध को एक दिव्य पत्थर पर हमेशा हमेशा के लिए उकेर दिया। कृष्ण भट्ट द्वारा लिखी गई ये प्रशस्ति एक बहुत बड़ा सबूत है कि उस दौर में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध रिकॉर्ड्स को आध्यात्मिक अभयारण्यों के भीतर ही सुरक्षित रखा जाता था। महाराणा जगत सिंह द्वारा बनवाए गए इस मंदिर की दीवारें सिर्फ धर्म की नहीं, बल्कि शूरवीरों के शौर्य की भी गवाही देती हैं। इन सब को देखकर हमारी स्मृति की नाजुकता का एक बहुत गहरा एहसास होता है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास आज भी ये पत्थर मौजूद हैं जो समय की हर मार झेल कर भी बचे रहे। लेकिन एक सवाल है जो इस सब के बाद जहन में गूंजता रहता है। अगर हमारा इतिहास इन पत्थरों के भारी वजन द्वारा इस तरह संरक्षित किया गया था, तो उस मानमोरी शिलालेख के साथ समुद्र की गहराई में न जाने और कौन सी अविश्वसनीय कहानियां हमेशा के लिए दफन हो गईं। और इसी विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। इतिहास केवल वही नहीं है जो हमें मिल गया, बल्कि वो भी है जो हमेशा हमेशा के लिए पीछे छूट गया।